बात करते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की, जिसकी शुरुआत होती है साहित्य सर के क्लासेस से। आज हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें कुछ चीज हमको देखना है कि इसका डिफिनेशंस क्या होते हैं, सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, और प्रीवियस ईयर एग्जाम के बेस्ड क्वेश्चंस को लास्ट में हम सॉल्व करेंगे, और कुछ एमसीक्यूज भी हम लास्ट में आपको बताएंगे। इतनी बातें तो पूरा क्लियर हो गई आपको। चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं अगले पेज से। कहता है कि डिफिनेशन के बारे में हम समझते हैं कि आखिर में वॉइस होता क्या है, वॉइस किसे कहते हैं। ठीक है, कह रहा है कि इन ग्रामर के लैंग्वेज में कहें तो वॉइस क्या है, तो वॉइस इज ए वे ऑफ एक्शन, कार्य करने का एक क्या है, कार्य जो हो रहा है उसको बताने का तरीका है। ठीक है, वॉइस क्या है, कार्य जो हो रहा है उसको बताने का तरीका है। देखिए साफ साफ यहाँ पे लिखा है ना, वे ऑफ एक्शन। अब ये कह रहा है कि अब इसमें एक्टिव वॉइस सब किसे कहते हैं। एक्टिव वॉइस उसे कहते हैं ए सेंटेंस इन विच सब्जेक्ट इज फोकस, यानी कि एक ऐसा वाक्य जिसमें सब्जेक्ट के ऊपर, उसके कर्ता के ऊपर बल दिया जाता है, जोर दिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, एक्टिव वॉइस कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ मैं आम खाता हूँ, आप सेंटेंस क्या है, मैं आम खाता हूँ। तो आम कौन खा रहा है, मैं खा रहा हूँ, यानी कि मैं के ऊपर इस पर ज्यादा फोकस किया जाए, इसलिए क्या होगा, ये यहाँ पे एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में कह रहा है कि ए सेंटेंस इन विच ऑब्जेक्ट इज फोकस, यानी कि एक ऐसा वाक्य जिसमें ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस किया जाए। ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस किया, यानी कि उसी का नाम लेकर पहले बुलाया जाए। नाम अब किसको लेकर बुलाया जाए, ऑब्जेक्ट को लेकर। जैसे मैं ये कहता हूँ कि मैं आम खाता हूँ, तो आप शुरुआत में किस नाम से, किस शब्द का उच्चारण किए, मैं का उच्चारण किए, अंत में किसका किए, आम का किए। अब मैं कहता हूँ कि अब इसी वाक्य को कहिए, आम तो आप ही खाएंगे, आम तो आप ही खाएंगे, पर कहने का तरीका बदलेंगे। तो आप, मैं कहता हूं कि आप अब मैं का नाम बोलकर अब आम के नाम से शुरुआत कीजिए। राम के नाम से तो सभी लोग करते हैं, आप आम के नाम से शुरुआत कीजिए। कि आम से अगर कहें कि आप बोलिए, ऐसा बोलिए कि आम मैं खाता हूं, इसको दूसरे तरीके से आप क्या बोलेंगे कि आम मेरे द्वारा खाया जाता है। ठीक है, बात हुई, यानी कि आपके कहने का तरीका भी बदला, भाव भी वही हुआ। आपने अब किस नाम से शुरुआत किया, आम से, यानी कि अब आपने ऑब्जेक्ट से शुरुआत किया। ऑब्जेक्ट आप समझ गए, यानी कि आम, आम को आप शुरुआत किए, आम के द्वारा, आम मेरे द्वारा खाया जाता है। बात करते हैं हम लोग परीक्षा में किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए बच्चों, मैं आप लोग के लिए बहुत ही सरल तरीके से इस पैसिव वॉइस को मैं लेके चल रहा हूँ। ध्यान से आप लोग देखिएगा कि परीक्षा में कितने तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, उसका मैं एक निचोड़ में आपके सामने में रख दूंगा। ध्यान दीजिएगा। पहली बात की, टेंस के बेस पे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और या फिर सेंटेंस के बेस पे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या एक एक भी हो सकते हैं। एक सेंटेंस टेंस के बेस पे, एक सेंटेंस के बेस पे 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। बच्चे सारा फोकस किस पे कर देते हैं, टेंस पे। 8 है, टेंस पे फोकस कर देते हैं, और इनका फोकस जो है सेंटेंस बेस्ड बेस पे नहीं जाता है। पर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। चलिए, आपको पता है कि 12 टेंस में से 4 टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, तो कितने बचे, 8। 8 टेंस का पैसिव वॉइस बनता है। क्लियर। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले स्लाइड पे। चलिए, कह रहा है कि अगले स्लाइड में तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं कि कितने टेंस का बनता है, तो आप ये जानिए कि प्रेजेंट टेंस में से 3 बनता है। देखिएगा, प्रेजेंट टेंस है ना, ये है आपका प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में से 3, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। अब पास्ट टेंस में से भी कितना बनेगा, 3 बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट। अब बेचारा फ्यूचर में से कितना बनेगा, 2 बनेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट। अच्छा, कोई आपको बता नहीं पाता है कि आखिर में क्यों 4 का नहीं बनता है। चलिए अब आपको हम बताते हैं कि क्यों इन 4 टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। गौर से समझिएगा क्यों नहीं बनता है। अगर आपसे हम कहें कि आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस का रूल लिखिए,
तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस का रूल अगर आप लिखेंगे तो आप ये कहेंगे कि हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसका पैसिव वॉइस का, ये तो एक्टिव वॉइस का ये रूल हो गया। पैसिव वॉइस का रूल में आप देखेंगे तो ये आएगा हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब हम आपसे कहें कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस का रूल लिखिए, तो आप ये लिखेंगे कि हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हिंस से पार्ट प्लस टाइम। वो आप जानते हैं, हम जानबूझ के हम सब्जेक्ट नहीं लिख रहे हैं, स्क्रीन छोटा है, ठीक है। अब आप देखिए क्यों नहीं बनता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। इसलिए नहीं बनता है क्योंकि ऑलरेडी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव और बीन पैसिव वॉइस में आ चुका है, और इसके और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस में ही हैव बीन आ चुका है। तो अब हम परफेक्ट इसको हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो फिर दो बार हम बीन तो लगा नहीं सकते, क्योंकि इसके एक्टिव वॉइस में ही ऑलरेडी बीन आ गया है और इसके एक्टिव वॉइस में ऑलरेडी क्या है, हैव आ गया है। तो इसमें जो पैसिव वॉइस में काम करता है हैव और बीन, ये ऑलरेडी इस टेंस के एक्टिव वॉइस में ही आ गया है। इसलिए इन ऐसे सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। आई बात समझ में? अब चलिए इसी तरीके से आप पास्ट परफेक्ट का भी ले सकते हैं। पास्ट परफेक्ट के आपका पैसिव वॉइस का रूल क्या होता है, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। और हम ये कहें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस का रूल क्या होता है, उसके साथ भी होता है आपका हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, मतलब कि उसमें वर्ब में आईएनजी। अब आप देखिए इसके एक्टिव वॉइस में ही क्या हो गया, हैड और बीन आ गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमको पता है कि जब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो हमको हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो इसमें ऑलरेडी है, तो फिर इसमें ऑलरेडी पहले से है, तो हम दो बार तो हैड कर नहीं पाएंगे और दो बार हम तो बिन लगाएंगे नहीं। इस तरीके से हमारा चार टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। और क्यों नहीं बनता है, क्योंकि उसके हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, मैच कर जाते हैं, डबल हो जाएंगे, इसीलिए उनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। क्लियर हो गया? चलिए अब आगे देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर जो है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये एक्टिव वॉइस का हो गया। इसका पैसिव वॉइस का क्या स्ट्रक्चर होता है, तो ध्यान दीजिएगा। सब्जेक्ट होता है, EJMR आपका हेल्पिंग वर्ब ग्रुप में आ जाएगा, वर्ब का यहाँ पे थर्ड फॉर्म आ जाएगा, प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? एक चीज याद रखिएगा कि पैसिव वॉइस सबका नहीं बनता है। पैसिव वॉइस सिर्फ उन्हीं टेंस का बनता है जो क्या हो, ट्रांजिटिव वर्ब, विच कंटेन्स ओनली ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब मतलब उसे ऐसा वर्ब जिसका एक ऑब्जेक्ट दिया हो। अगर मैं बस ये कहूं कि मोहन गोज, तो इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, कहाँ जा रहा है हमको नहीं पता है। जब कहाँ जा रहा है हमको नहीं पता है तो इसका ऑब्जेक्ट हम सब्जेक्ट बनाएंगे कैसे? इसलिए ऐसे सेंटेंस जिसका ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? अब चलिए अब हम बात करते हैं कि करेक्ट, अब हम बात करते हैं कि सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव वॉइस बनता है। ही गोज टू स्कूल, तो इसका हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्कूल को लेकर आएंगे, इसका ऑब्जेक्ट है, ये इसका सब्जेक्ट है, तो स्कूल यहाँ पर आएगा। ठीक है, स्कूल एक है तो क्या लग जाएगा आपका, हेल्पिंग वर्ब इज लग जाएगा। वर्ब गो का थर्ड फॉर्म क्या लग जाएगा, गॉन लग जाएगा।
फिर आपको रूल से बाई लगाना है तो यहाँ बाई लगा दिए। अब यहाँ पर हमको क्या करना है कि ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या लगाना है, आपको हिम लगाना है। यहाँ पे गलती से मी लिखा गया है, क्या लगाना है, हिम लगाना है। क्लियर हुआ। लेकिन इसके बावजूद भी इसमें गलती है। आप बताएं क्या गलती है इसमें? गलती ये है कि अक्सर बच्चे इसमें टू को छोड़ देते हैं। ध्यान दीजिएगा, बच्चे क्या करते हैं, टू को छोड़ देते हैं। टू को छोड़ते हैं तो यहाँ पर क्या लगेगा, टू वर्ब के बाद लगेगा। तो इसका हो जाएगा स्कूल इज गॉन टू बाई मी। क्लियर हुआ। यहाँ पे मी नहीं होगा, हिम आप कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट के रूप में ही है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है कि ही गिव्स मी अ मोबाइल, ही गिव्स मी अ मोबाइल। इसका भी देखिएगा, इसमें बच्चों को ज्यादा समस्या आता है कि इसमें दो दो ऑब्जेक्ट है, एक मी वाला ऑब्जेक्ट है, एक मोबाइल वाला ऑब्जेक्ट है। तो जो भी निर्जीव वस्तु होता है, ठीक है, उसे कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो सजीव वस्तु होता है उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया। उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ। तो अब हम लोग देखते हैं, इसको बनाने का दो तरीका है, बहुत सिंपल है, आपको किसी को भी उठा सकते हैं। तो हम पहले किसको लेकर आते हैं, मी को हम जो है कि सपोज करते हैं। तो मी को जब सब्जेक्टिव केस में लाएंगे तो क्या बनेगा, आई बनेगा। क्लियर हुआ। यहाँ पर आएगा तो ये आई बनेगा। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या लगेगा, एम लगेगा। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म मांगा था, वर्ब क्या है, गिव है, तो गिव का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गिवन। अब यहाँ पे जो बचा है ए मोबाइल, उसको लिख लीजिए। अब फिर अब कुछ सब कुछ खत्म, फिर क्या हो जाएगा, बाई, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। एक चीज आप याद रखिएगा, जितना आपको चीजें अधिक सेंटेंस में मिलेंगी, प्रीपोजिशन कंजक्शन, वो सब आप वर्ब के बाद, वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद और बाई के पहले, सबको इसी में आप एडजस्ट कर दीजिएगा। क्योंकि बाई के बाद सिर्फ क्या मांगता है, ऑब्जेक्ट मांगता है। बाई के बाद आप ये नहीं लिख सकते बाई टुमारो, बाई मोहन संडे, ऐसा नहीं कर सकते आप। बाई के पहले जितना है सब लिख दीजिए। अब देखिएगा, फिर कह रहा है कि आप अगर हम मान लीजिए हम ए मोबाइल खुद से बनाना चाहते हैं तो ये हो जाएगा, ए मोबाइल इज गिवन टू मी बाई हिम। ठीक है। यहाँ पे एक अलग से ना एक आपका प्रीपोजिशन जो है टू जुड़ेगा, याद रखिए क्या जुड़ेगा, टू जुड़ेगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा, ए मोबाइल इज गिवन टू मी बाई हिम। चलिए अब अगली स्लाइड में हम चलते हैं। कह रहा है कि स्टेटिव वर्ब, ये सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आप लोग के लिए, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि स्टेटिव वर्ब क्या होता है, आप समझिएगा। कह रहा है कि स्टेटिव वर्ब विच डू नॉट हैव अ फिजिकल एक्शन इज कॉल्ड स्टेटिव वर्ब। यानी कि ऐसा वर्ब जिसमें भौतिक क्रिया नहीं होती उसे क्या कहते हैं, स्टेटिव वर्ब कहते हैं। जैसे देखना, सुनना, महसूस करना, इसमें ठीक है, इनके साथ बाई का प्रयोग नहीं होता है, इनके स्थान पर टू का प्रयोग किया जाता है। यह सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, इसको आप लोग कोई मत भूलिएगा। क्या कि इनके साथ बाई का प्रयोग नहीं होता है, टू का प्रयोग होता है। देखिएगा, जैसे कि आई सी यू, क्या मैं बोलता हूँ, एक टू बाईस का कोई एग्जाम में आता है आई सी यू, तो अक्सर बच्चे गलती करेंगे, कहेंगे कि यू आर सीन बाई मी, जो क्या कि एकदम गलत है। ये होगा यू आर सीन टू मी, यहाँ पे बाई नहीं लगेगा, क्या लगेगा, टू लगेगा। अब यहाँ पे देखिए, दे हियर मी, तो यहाँ पे मी ऑब्जेक्ट आएगा तो आई बनेगा, एम हो जाएगा, हियर का थर्ड फॉर्म हियर हो जाएगा, बाई नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि ये स्टेटिव वर्ब है। और दे का क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। तो इसका सही वाला रूप कौन सा है, नीचे हमने बनाया है, आई एम हियर टू देम। ठीक है। अब देखिए, पर के प्रेजेंट कंटिन्यूअस केस में स्टेटिव वर्ब का एलजी फॉर्म नहीं लगाया जाता है। यह भी एक बहुत अच्छा सा नियम है, आपको जानना चाहिए। ठीक है, क्या है नियम, चलिए बताते हैं। कह रहा है कि
जैसे आई एम लविंग यू, प्रेम करना, आई एम लविंग यू। कभी आपने नहीं सुना होगा, क्योंकि यहाँ पे ये लव क्या है, आपका स्टेटिव वर्ब है, तो इसके साथ वर्ब में प्रेजेंट टेंस में आईएनजी नहीं बैठता है, यू वो उसका यूज क्या होता है, वो गलत होता है। तो इसका सिंपल क्या होगा, आई लव यू हो जाएगा। आई एम हियरिंग यू, ऐसा कभी नहीं आप सुन सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, आपका स्टेटिव वर्ब है, इसलिए इसको हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बनाएंगे। इसे हम क्या लिखेंगे, आई हियर यू। क्लियर। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे। कह रहा है कि निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बहुत इजी है। एक्टिव वॉइस में डू डज के बाद नॉट लगेगा, वर्ब का याद रखिएगा फर्स्ट फॉर्म लगेगा, और डू डज लग जाता है तो यस या यस आपका नहीं लगता है, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो। चलिए अब इसका हम बनाते हैं पैसिव वॉइस। कहता है कि आई डू नॉट यूज योर फोन, आई डू नॉट यूज योर फोन। तो अक्सर बच्चे यहाँ पे ये गलती करते हैं, ठीक है, कि उनको लगता है कि योर देख करके वो लोग बहुवचन समझ जाते हैं। देखिए योर के साथ बहुवचन नहीं लगता, योर के साथ जो उसका साथी आता है आगे का नाउन, उसके अनुसार डिपेंड करता है कि वो एक वचन है तो इज, बहुवचन है तो आर। तो योर फोन यहाँ पर उठेगा तो यहाँ शुरुआत होगा, फिर इज लगेगा, फिर नॉट होगा, फिर स्टिल का यूज है तो यहाँ पे यूज्ड हो जाएगा, बाई आई का मी हो जाएगा। अब देखिए माई ब्रदर्स डू नॉट टच योर बुक्स, मेरे भाई तुम्हारे किताबों को नहीं छूते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपका योर ब्रदर्स ज्यादा भाई है तो योर ब्रदर्स हो गया, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, नॉट हो जाएगा, टच का थर्ड फॉर्म टच हो जाएगा, बाई तो लगना ही है, और बाई माई ब्रदर। बच्चे क्या करते हैं कि माई को लेकर के मी कर देते हैं। जब भी याद रखिएगा, जब भी पॉसेसिव केस आएगा, जब भी पॉसेसिव केस आएगा तो वो उसका चेंज नहीं होगा, वो साथ अपने साथ साथ सबको लेकर आएगा। जैसे कि अगर माई आता है तो माई के साथ आगे जरूर कोई ना कोई नाउन आएगा तो आएगा। अगर मैं कहता हूँ माई फ्रेंड, ठीक है, तो माई फ्रेंड ही उठेगा, चाहे वो सब्जेक्ट में हो चाहे वो ऑब्जेक्ट में हो। अगर मैं कहूँ कि योर फादर, योर फादर, तो योर फादर ही आएगा, चाहे वो सब्जेक्ट में हो चाहे वो ऑब्जेक्ट में हो। क्लियर। चलिए अब आगे देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में सबसे आसान तरीका देखिए, विद सबसे फर्स्ट तरीका ये है कि आपका सेंटेंस को पहचानना कि किस टाइप का वो सेंटेंस है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप का सेंटेंस जिसमें यस या नो में हम आंसर देते हैं, वो क्या होता है, फर्स्ट टाइप सेंटेंस होता है। पहचान इसके एक्टिव वॉइस की ये होती है, इसमें शुरुआत में क्या होता है, डू डज आता है, और शुरुआत में जब हेल्पिंग वर्ब ग्रुप में डू डज आ गया तो इसका पैसिव वॉइस का भी तो है, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, इसमें भी पहले इज एम आर आ जाएगा। क्लियर। उसके बाद से सब्जेक्ट और वर्ब का यहाँ पे थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर। चलिए अब देखते हैं, पर डू यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, डू यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है। तो इसको हम लोग बनाते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, तो पहली बात की आप ये एम डिसाइड करेगा सब्जेक्ट के, यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट है मी, तो मी को जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा, आई। तो आई के लिए पहले डिसाइड करना पड़ेगा, क्या लगता है, एम, तो एम आई फॉलोड ऑन इंस्टाग्राम बाई यू। क्लियर। डज सी नॉट हेल्प देम दीज डेज, डज सी नॉट हेल्प देम दीज डेज, देखिएगा इसमें, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, देम है ना, तो हम देम को उठाएंगे, तो ये हो जाएगा पहले आर, दे, देम का क्या बनेगा, दे नॉट हेल्प्ड दीज डेज। देखिएगा दीज डेज का हमने बीच में भर दिया ना, अब बाई, बाई के बाद सीधे क्या होगा, सी का हर। इस चीज का आप हमेशा याद रखें कि बाई के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद वो आपका सेंटेंस खत्म हो जाएगा, उसके बाद से कुछ भी नहीं लिखना है, जो भी लिखना है बाई के पहले आप लिखेंगे। चलिए अब देखते हैं इंटीग्रेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप। सेकंड टाइप में क्वेश्चन वर्ड होता है। क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड होता है। क्वेश्चन वर्ड मतलब कि यानी कि इसमें प्रश्न को पूछा जाता है, इसमें आपको जवाब देना पड़ता है। फर्स्ट टाइप में आप जवाब यस और नो में दे सकते हैं, इसमें आपको जवाब देना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन वर्ड
को हम लोग हमेशा क्या लिखेंगे, क्यू जब लिखेंगे। क्वेश्चन वर्ड के बाद डू जब लगेगा, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो एक्टिव वॉइस का रहा। पैसिव वॉइस के पास आपको ध्यान देंगे कि पैसिव वॉइस में क्वेश्चन वर्ड इज एम आर के साथ तुरंत सब्जेक्ट लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे देखिए, वाई आर यू टीजिंग मी माई डॉग, क्यों तुम मेरे कुत्ते को परेशान कर रहे हो। तो इसकी खासियत ये है कि जो क्वेश्चन वर्ड है वो तुरंत अपना स्थान नीचे सरका लेगा, ठीक है। वाई है तो वाई नीचे आ जाएगा। अब ये आर है, ये डिपेंड करेगा ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट में माई डॉग है, सिंगल डॉग है, ठीक है। यहाँ पे ये डॉग्स था, यहाँ पे माई डॉग्स, ठीक ना। तो माई डॉग्स ये जाते हैं तो क्या हो जाएगा, आर वाई आर माई डॉग्स किस्ड बाई यू, ठीक है। अब देखिए, एक स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनर आप लोग को देगा और उसमें आपको फंसाने की कोशिश करेगा। वो उसके पास एक चाल होती है, वो होती है हु वाला। हु बेस्ड क्वेश्चन वो जरूर आपको एग्जाम में देगा और आपको दिक्कत करने की कोशिश करेगा, पर आप मत परेशान होइएगा। देखिए, उसको हम साफ साफ बता रहे हैं। जैसे कि बाई हुम इज, इसका पैसिव वॉइस कैसे बनता है याद रखिएगा। हु टाइप वाले क्वेश्चन का तो या तो शुरुआत में आप बाई हुम लगा दे, उसके बाद से इज एम आर लगाए, उसके बाद से सब्जेक्ट वर्ब थर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। इसमें जो है कि बाई पहले लग जाता है। जैसे देखिएगा, हु कॉल्स मी, मुझे कौन बुलाता है, तो इसका क्या हो जाएगा, बाई हुम। पहले हु का क्या हो जाएगा, बाई हुम एम आई काइट, बाय whom am I kite। इसको एक और तरीके से समझाएं तो बना सकते हैं कि I am kite by whom। आप इसको by whom को लास्ट में भी लगा सकते हैं, लेकिन अच्छा रहेगा परीक्षा में आप by whom को शुरुआत में लगाएं। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के लिए, ठीक है। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन मैंने जानबूझ के बनाया है ताकि आपको एग्जाम में सहायता मिले। और ये क्वेश्चन पिछले साल के क्वेश्चन से लिए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरूर देखिए इसे। देखिएगा, सी डज नॉट रीड संस्कृत, सी डज नॉट रीड संस्कृत, तो इसका क्या बनेगा देखिएगा। इसका हो जाएगा आपका संस्कृत इज नॉट रीड बाय सी, नहीं गलत, क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव केस में जो कि सी का सी दिया, हर नहीं दिया है। संस्कृत आर नॉट रीड बाई हर, इसमें हर दिया लेकिन संस्कृत के साथ क्या लगा दिया है, आर लगा दिया, इसलिए क्या हो गया, गलत हो गया। संस्कृत इज नॉट रीड बाई हर, इसमें देखिए संस्कृत का ऑब्जेक्ट यहाँ पर संस्कृत सही है, एक वचन है तो इज सही है, नॉट सही है, रीड का थर्ड फॉर्म रेड भी सही है, बाई और हर ये यानी कि सी वाला क्या है, सही है। अच्छा, डी वाला क्या क्यों गलत हो, इसको हम देख ले। संस्कृत इज नॉट, संस्कृत इज नॉट रेड बाई हर, ये हाँ, ये क्यों गलत है, क्योंकि इसमें आपको क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। इस चीज को आपको ध्यान देना है, एग्जाम में अगर ऐसा बनता है तो ये आपका क्वेश्चन मार्क ये लगा देगा, तो इस सेंटेंस से क्या होगा, गलत हो जाए, क्योंकि यह आपका नेगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क की क्या जरूरत, ठीक है। यानी कि मेरा सी वाला ऑप्शन सही है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु टीचेज, हु टचेज यू, हु टचेज यू यानी कि आपको कौन छूता है, ठीक ना। इसका हो जाएगा हु टाइप वाला सेंटेंस, आपको हम बताया था ना। तो बाई हूम, पहले क्या लग जाएगा, बाई हूम, इसके बाद से यू है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, आर, फिर हो जाएगा यू, और टच का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, टस्ट, बाई हूम आर यू टच्ड। चलिए अब अगले स्लाइड पर चलते हैं। ये रहा आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ऐसे ही आपको बहुत जल्द हम कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, सारे टेंस को हम खत्म करा देंगे, और सेंटेंस बेस्ड जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है, बच्चों को बड़ी परेशानी होती है, उसको भी हम खत्म करा देंगे। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में।